सुबह सुबह आशीष की ठीक से आंखें भी नहीं खुली थी कि घर में हो रहे कोलाहल से परेशान हो। वह आंखें मलता हुआ हॉल में पहुंचा, जहां गुस्से में लाल पीली रुक्मणी अपने सास ससुर पर बरस रही थी। आशीष अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर के बहुत ही घनी आबादी वाली कॉलोनी में रहता था, जहां थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलने पर भी पड़ोसी को सारी बातें सुनाई पड़ने लगती थी। यह जानते हुए भी रुक्मणी चिल्ला रही थी। आशीष उठते हुए बोला, अरे भाई, क्या हो गया जो तुम सुबह होते ही शब्दों के तीखे बाढ़ चला रही हो? चैन से सोने क्यों नहीं देती? अपने माँ बाप से क्यों नहीं पूछते, जिन्हें तुमने मेरे सिर पर बैठा रखा है? खुद तो समय से पहले काम पर चले जाते हो और देर से घर लौटते हो। ऊपर से तुम्हें चैन से सोना भी है, और मेरे चैन का क्या? मैं चैन से कैसे जीऊं? अब ऐसा क्या हुआ, कुछ बताओगी या बस इन्हें यूं ही कोसती रहोगी? आशीष अपने माता पिता की ओर इशारा करते हुए नींद में ही बोला, कल ही मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर पर इतने पैसे खर्च किए हैं, और आज कामवाली कह रही है कि वह नहीं आएगी। आज मेरी किटी पार्टी भी है। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए खाना बनाऊं, तुम्हारे लिए टिफिन तैयार करूं और घर के काम करूं, या पार्टी में जाऊं? रुक्मणी पूरी गुस्से में तिलमिलाती हुई बोली। रुक्मणी के हाव भाव और तेवर देख उसके सास ससुर जड़वत सब सुनते रहे। वे जानते थे इस वक्त कुछ भी कहा सुनना कला को आमंत्रण देने से ज्यादा कुछ नहीं है। अब यह सब तो रुक्मणी के आदतों में शुमार था। हर रोज कोई न कोई बहाने बनाकर घर में अशांति करना और बेवजह लड़ना झगड़ना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। बड़े अरमानों के साथ धूमधाम से आशीष के माता पिता ने आशीष और रुक्मणी की शादी अपनी ही बिरादरी में रचाई थी, यह जानते हुए कि आशीष उस लड़की के लिए तैयार नहीं है। वह किसी सुहानी नाम की दलित लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उन्होंने आशीष की इच्छा के विरुद्ध उसकी और रुक्मणी की शादी करा दी। उन्हें क्या पता था, जिस रुक्मणी के वे रीति रिवाजों के साथ ढोल नगाड़े पीटते हुए ला रहे हैं, वही उन्हें और उनके बेटे को एक दिन खून के आंसू रुलाएगी। रुक्मणी को शांत करने के ध्येय से आशीष कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं घर के काम निपटा कर आज काम पर चला जाऊंगा। वैसे भी आज मेरा सेकंड शिफ्ट है, मुझे कारखाना 2 बजे तक पहुंचना है। आशीष रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया उरकुरा के एक कारखाने में सुपरवाइजर था। तनख्वाह इतनी थी कि एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार आराम से चल सकता है, लेकिन रुक्मणी के बड़े बड़े शौक, स्वयं को रईस दिखाने की चाह, अपनी सुंदरता और खूबसूरती को बनाए रखने की ललक, इन सब की वजह से वह महंगे से महंगा व नए नए प्रोडक्ट्स खरीदती और उनका इस्तेमाल करती। वैसे दिखने में रुक्मणी बेहद ही खूबसूरत थी, रंग दूध की तरह सफ़ेद, लंबे व काले घने बाल, तीखे नैन नक्श। यूँ समझ लीजिए कि पूरी कॉलोनी में उसके जैसी सुंदर और कोई नहीं थी। लेकिन दिन ब दिन रुक्मिणी की बेरुखी और फिजूल खर्च बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से आशीष के माता पिता और आशीष का जीना मुहाल हो गया था। रुक्मिणी की इस आदत और बेहद खर्चीले प्रवृत्ति की वजह से तनख्वाह पूरा नहीं पड़ता और आशीष को घर खर्च चलाने के लिए ओवर टाइम भी करना पड़ता था। जब आशीष ने कहा कि वह घर के काम कर लेगा, तो आशीष की बूढ़ी माँ से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, नहीं नहीं बेटा, तुम रात को डबल शिफ्ट करके लौटे हो, तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी और घर के सारे काम भी निपटा लूंगी। बहू, तुम आराम से पार्टी में चली जाना, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब देख लूंगी। अपनी सासू माँ से यह सब सुन रुक्मिणी भड़क उठी और कहने लगी, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि मैं घर के काम नहीं करती, अपने पति का ध्यान नहीं रखती और आपसे इनसे काम करवाती हूँ। रुक्मिणी, तुम गलत समझ रही हो। माँ बस इतना कहना चाहती है कि तुम घर की चिंता मत करो और अपनी पार्टी में जाने की तैयारी करो। आशीष के ऐसा कहते ही रुक्मिणी मुंह बनाकर वहां से चली गई। आशीष भी अपने माता पिता के लिए चाय बना उन्हें आराम करने को कहकर घर के कामों में लग गया और रुक्मिणी चेहरे पर ग्लो के लिए फेस पैक लगा और सिर पर
हेडफोन चढ़ा सोफे पर पसर गई। रुक्मिणी को अपनी सुंदरता पर नाज था, और हो भी क्यों ना, आखिर उसकी सुंदरता और उसका पढ़ा लिखा होना ही इसकी वजह थी कि आशीष के माता पिता ने रुक्मिणी को अपने घर की बहू बनाने का निर्णय लिया था। अभी आशीष वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल ही रहा था कि सुहानी का फोन आ गया और वह कहने लगी, घर कब तक आ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। आशीष गहरी सांस लेते हुए बोला, सुहानी पराठे थोड़े ज़्यादा बना लेना और दोपहर का खाना भी। आज यहाँ घर पर रुक्मिणी फिर से मोर्चा खोलकर बैठ गई है। सुहानी प्यार से बोली, आप परेशान मत होइए, मैं सब कर लूँगी, बस आप घर आ जाओ और नाश्ता करके माँ बाबूजी के लिए भी नाश्ता और खाना ले जाओ, मैं सब तैयार रखती हूँ। सुहानी से प्यार भरे शब्द सुन आशीष रिलैक्स हो पूरी स्फूर्ति से घर के काम निपटाने लगा। घर के छोटे मोटे काम निपटाने के पश्चात सुहानी के पास जाने से पहले आशीष अपनी माँ से बोला, माँ मैं अपने एक दोस्त के घर पुरानी बस्ती जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में लौट आऊँगा। आपके और बाबूजी के लिए नाश्ता और खाना भी ले आऊँगा, आप कुछ मत बनाना। इतना कह गुनगुनाता हुआ आशीष चला गया। वह सुहानी के घर पहुंचा तो सुहानी दरवाजे पर ही आशीष का इंतजार करती हुई खड़ी मिली। आसमानी रंग की कॉटन की साड़ी, मैचिंग चूड़ी, माथे पर डिजाइनर बिंदी और ढीली चोटी में वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसका श्यामल वर्ण मनमोहक लग रहा था। सुहानी का रंग सांवला अवश्य था, लेकिन उसके मनमोहक व्यक्तित्व के आगे सब फीका लगने लगता। आशीष के अंदर आते ही सुहानी गर्मा गर्म आलू के पराठे परोसती हुई बोली, अच्छे से खाइए, खास आपके लिए बनाया है। सुहानी का निश्चल प्रेम देख आशीष सोचने लगा कि व्यर्थ में ही लोग दूसरी पत्नी को बदनाम करते हैं और उसे समाज में दूसरी औरत की संज्ञा देकर हेय दृष्टि से देखते हैं। हर दूसरी औरत चालाक, स्वार्थी, लुटेरी या घर को तोड़ने वाली नहीं होती, कुछ सुहानी की तरह निस्वार्थ भी होती हैं। सुहानी ने कभी आशीष को अपनी पहली पत्नी रुक्मिणी से नाता तोड़ने को नहीं कहा, न हर वक्त उसे अपने पास रहने को कहती और न कभी औरों की तरह पत्नी होने का हक ही मांगती। आशीष को जब समय मिलता तभी वह सुहानी के पास आता। आशीष अपने माता पिता की अनुमति के बगैर और उन्हें बिना बताए ही सुहानी के संग 7 फेरे ले लिए थे और सुहानी उन फेरों में बंधकर आज भी आशीष का साथ निभा रही थी। आशीष ने सुहानी का हाथ उस वक्त थामा जब वह रुक्मिणी और अपने वैवाहिक जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुका था। अभी आशीष यह सब सोच ही रहा था कि सुहानी पराठे का एक टुकड़ा आशीष के मुंह में डालते हुए बोली, कहाँ खोए हुए हो जनाब? मैं तो यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। आशीष सुहानी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मैं कहीं नहीं खोया हूँ, लेकिन अब पूरी तरह से तुम में खोना चाहता हूँ। आशीष के ऐसा कहने के उपरांत दोनों एक दूसरे में डूब गए। प्रेम के सागर में डूबे दोनों प्रेमियों की तंद्रा तब भंग हुई जब आशीष की माँ का फोन आया, बेटा तू घर कब तक आ रहा है? बस माँ आ ही रहा हूँ, कहते हुए आशीष घर जाने के लिए तैयार होने लगा। सुहानी खुद को समेटने के पश्चात आशीष के माता पिता के लिए खाना पैक करने लगी, फिर आशीष को दरवाजे तक छोड़ने आई। जाते वक्त आशीष सुहानी के माथे को चूमते हुए बोला, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। यह सुन सुहानी हौले से मुस्कुराती हुई अपनी दोनों हथेलियों से आशीष के हथेलियों को थामती हुई बोली, मैं आपका इंतजार करूंगी। पूरी रास्ते आशीष इसी चिंतन में डूबा रहा कि आखिर कब तक वह अपने और सुहानी के रिश्ते को माँ बाबूजी और रुक्मिणी से छिपा पाएगा और कब तक वह यूं सुहानी से छिप छिप कर मिलता रहेगा। रुक्मिणी को आशीष से कोई सरोकार नहीं था।
वह तो बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती, जिसमें आशीष और उसके माता पिता के लिए कोई स्थान नहीं था। उसे तो केवल आशीष के रुपयों से मतलब था, जिससे वह अपने शौक पूरे कर सके। लेकिन सुहानी की तो पूरी दुनिया ही आशीष था। अपने ही ख्यालों में गुम आशीष घर पहुंच गया। घर पर माँ और बाबूजी उसका इंतजार कर रहे थे और रुक्मणी अपने मेकअप के लिए पार्लर जा चुकी थी। माँ ने बताया कि रुक्मणी पार्लर से सीधे पार्टी में जाएगी और देर रात लौटेगी। आशीष मौन रहा, फिर अपने माता पिता को नाश्ता दे घर के कामों में लग गया। कहता भी क्या, माँ बाबूजी तो उसके आगे हार चुके थे और उसके कुछ भी कहने का असर रुक्मणी पर होता नहीं था। अलबत्ता वह कुछ ऐसा कह जाती कि आशीष स्वयं अपमानित महसूस करता। घर का काम पूरा होते होते कारखाने जाने का वक्त हो गया था। आशीष सुहानी के हाथों से बना खाना अपने माता पिता को परोस स्वयं भी खाने लगा। बाबूजी चटकारे लेकर खाने लगे और माँ भी बड़े मन से स्वाद लेकर खाती हुई बोली, बेटा खाना कौन से होटल का है? आशीष हड़बड़ा गया और कहने लगा, माँ खाना किसी होटल का नहीं है, मेरे एक दोस्त के घर का है, उसकी बीवी ने बनाया है। वाह, उसके हाथों में तो जादू है। जब भी तू उससे मिले तो मेरा आशीर्वाद कहना उसे। माँ की आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। रुक्मिणी तो घर पर कभी खाना ठीक से बनाती ही नहीं थी। ऊपर से माँ कभी कुछ बनाने किचन में चली जाती तो वह आग बबूला हो पूरे घर को सिर पर उठा लेती। इसलिए माँ ने कुछ भी बनाना छोड़ ही दिया। आज काफी दिनों बाद जायकेदार खाना खाते समय अपने माता पिता को खुश देख आशीष को असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। आशीष अपने माता पिता से बेहद स्नेह रखता था, इसीलिए वह अब तक सुहानी से शादी करने वाली बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उसे वह लम्हा अब भी याद है, जब उसने पहली बार अपनी माँ से कहा था कि वह सुहानी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सुनते ही उन्होंने साफ कह दिया कि इस घर में विजातीय बहू हरगिज नहीं आ सकती, ऊपर से निम्न जात की। यह तो संभव ही नहीं है। उस छोटी जात की लड़की को बहू बनाना तो दूर, वह उसके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। बाबूजी ने भी इस बात पर अपना विरोध जताते हुए आशीष से बातचीत ही बंद कर दिए थे। काफी प्रयासों के बावजूद भी ये सुहानी से शादी के लिए राजी नहीं हुए, बल्कि माँ ने तो अन्न जल त्याग दिया और मजबूरी में आशीष को रुक्मिणी से ब्याह करना पड़ा। रुक्मिणी से शादी करने के बाद आशीष पूरी तरह अपनी शादी और रुक्मिणी के प्रति वफादार रहा, लेकिन उसकी बेरुखी, स्वार्थीपन और घमंडीपन की वजह से दोनों के बीच दरार पड़ने लगी और यह दरार धीरे धीरे खाई में तब्दील हो गई। आशीष मानसिक रूप से परेशान और तनाव में रहने लगा। ऐसे समय में सुहानी ने उसे सहारा दिया और फिर दोनों एक हो गए। खाना खाने के उपरांत आशीष कारखाना के लिए निकल गया। आशीष का जीवन रुक्मिणी, सुहानी और अपने माता पिता के बीच उलझने लगा था। वह कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था, आखिर वह करे तो क्या करे। जीवन की गाड़ी यूं ही हिचकोले खाती हुई गुजर रही थी कि अचानक एक रोज आशीष के जीवन ने कुछ ऐसा करवट बदला कि उसे अपने माता पिता को सुहानी की सच्चाई बतानी पड़ी। कारखाना का अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाने की वजह से आशीष की नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गया। इस नाजुक दौर में रुक्मिणी ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब आशीष अपने माता पिता की व्यवस्था कहीं और कर ले। वह उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस विकट स्थिति ने आशीष को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसे अपने माता पिता से सुहानी और अपनी सच्चाई बतानी पड़ी। सुहानी ने भी समय की नजाकत को समझते हुए आगे बढ़कर आशीष के माता पिता की सारी जिम्मेदारी ले ली। वह उनकी हर जरूरतों का ख्याल रखती। आशीष को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देती कि उसके पास अब नौकरी नहीं है। सुहानी अपने भविष्य के लिए जोड़कर रखे रुपए पैसे भी आशीष और उसके माता पिता पर खर्च करने लगी। सुहानी का निश्चल निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव देख आशीष के माता पिता को अपने द्वारा लिए गए गलत निर्णय पर अफसोस और पछतावा होने लगा, जिसे वे छोटी जाति का समझकर अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। आज वही उन्हें और उनके बेटे को संभाल रही थी। आशीष के पास रुक्मिणी के खर्चीले स्वभाव की वजह से कुछ भी सेविंग नहीं रह गया था।
और रुक्मिणी उस पर पैसों के लिए दबाव डालने लगी। और जब आशीष उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में विफल रहा तो एक दिन वह तमतमाती हुई वहां पहुंच गई जहां आशीष अपने माता पिता व सुहानी के साथ रह रहा था, और गुस्से में डाइवोर्स पेपर आशीष की ओर बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हें इस चरित्रहीन बदचलन और दूसरी औरत के साथ रहना है तो एक शादीशुदा आदमी के साथ बेशर्मों की तरह रह रही हो, तो पहले इस तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करके मुझे मुक्त कर दो ताकि मैं अपने आगे की जिंदगी स्वतंत्र रूप से जी सकूं। रुक्मिणी से यह सब सुन आशीष अपने माता पिता की ओर देखने लगा तो दोनों ने मौन स्वीकृति देते हुए हाँ में सिर हिला दिया, और आशीष के हस्ताक्षर करते ही रुक्मिणी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रुक्मिणी को इस प्रकार जाता देख आशीष के माता पिता विचार करने लगे कि यह इंसान अपने विचारों और कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। उच्च कुल में जन्म लेने से ना कोई बड़ा होता है और ना ही निम्न कुल में पैदा होने से छोटा। आज सुहानी के शांत और सौम्य स्वभाव से यह स्पष्ट हो गया था। साथ ही साथ रुक्मिणी के व्यवहार से यह सत्य भी सामने आ गया था कि हर बार दूसरी बीवी या दूसरी औरत बुरी नहीं होती। यह केवल हमारे विचारों का फेर है। हमेशा केवल दूसरी औरत की वजह से ही घर नहीं टूटते, कई बार अब पहली पत्नी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।